नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 26 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है जीआई उत्पाद और दूसरी तरफ दिया गया है राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो दिया गया है जैसे नील मृद भांड, यानी जिसे ब्लू पॉटरी कहा जाता है। यह ब्लू पॉटरी राजस्थान से संबंधित है, यह तो एकदम सही है। दूसरा है पट्टचित्र कला, यह उड़ीसा से है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सही है। दोस्तों, यह भी मिलान एकदम सही है। तीसरा है बाघ चित्रकला, यह छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, यह मिलान सही नहीं है, क्योंकि बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की है और जीरा फूलधान छत्तीसगढ़ का है। तो ऐसे में केवल दो युग्म सुमेलित हैं। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा? बी होगा। इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है कि ट्राइफेड के ट्राइब्स इंडिया स्टोर उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद, जिसे क्या कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत के साथ टैग किया गया था। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जिला स्तर पर टिकाऊ रोजगार सृजित करना है। इसके पीछे सोच देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करने का है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एक्स डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास, यह एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्ध अभ्यास है, जिसकी मेजबानी निम्नलिखित में से किस वायुसेना द्वारा की जाती है? तो इसमें दिया गया है कतर एमिरी एयरफोर्स, ओमान की रॉयल वायुसेना, रॉयल सऊदी वायुसेना या संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना। तो दोस्तों, इसमें उत्तर डी होगा। तो भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले बहुपक्षीय अभ्यास में शिरकत करेगी और यह युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात में 27 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास को एक्स डेजर्ट फ्लैग नाम दिया गया है। दोस्तों, खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 2 C-17 के साथ शिरकत करेगी और एलसीए तेजस का निर्माण भारत में ही हुआ है। और दोस्तों, यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने भारत में बने एलसीए तेजस फाइटर विमानों को देश से बाहर किसी युद्धाभ्यास में शामिल किया। और दोस्तों, युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है और इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेना शिरकत करेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह खबर है और यह मानचित्र से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात में यह होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है कि नीति आयोग की शासी परिषद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। तो दोस्तों, क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन असत्य हो जाता है। अगर हम नीति आयोग के संरचना की बात करते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जबकि इसमें देखिए राष्ट्रपति भी दे रहा है। तो यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, यह दूसरा कथन भी असत्य है। क्यों? क्योंकि पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य, इसमें 6 सदस्य दिया जा रहा है, तो 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाए तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए हो। दोस्तों, तीसरा कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो भारत सरकार के सचिव के पद की श्रेणी का होता है की नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऐसे में सिर्फ 3 कथन सही है, अतः उत्तर बी होगा। इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है कि नीति आयोग वेलकम्स बीवीआर सुब्रमण्यम एज इट्स सीईओ, यानी बीवीआर सुब्रमण्यम ने नीति आयोग के सीईओ का पद ज्वाइन कर लिया है। सुब्रमण्यम पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने परमेश्वरम अय्यर की जगह ली है और अय्यर साहब को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय खान ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला कथन है, यह राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1948 में अस्तित्व में आया था। दोस्तों एकदम सत्य है, क्योंकि राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना की गई थी और यह विशुद्ध रूप से एक सलाहकारी निकाय के रूप में एक छोटी सी शुरुआत करके आईबीएम विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के साथ साथ विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों में भी शामिल होने की दोहरी भूमिका को निभाते हुए देश के खनन एवं खनिज उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने वाले एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा था। दूसरा है, आईबीएम का उद्देश्य देश के खनिज संसाधनों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास तथा इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। यह भी कथन एकदम सत्य है और दोस्तों यह तटीय और अपतटीय दोनों क्षेत्रों के खनिजों के बारे में कह रहा है। तीसरा कथन, यह खनन क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी नियामक के रूप में कार्य करता है और राज्य सरकारों को मार्गदर्शन करने के लिए नियम, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का निर्धारण करता है। दोस्तों यह तीनों कथन सत्य है, अतः उत्तर डी होगा। इससे संबंधित भी पीआईबी में आई हुई खबर है, इसे आप लोग जरूर देखेंगे। भारतीय खान ब्यूरो 1 मार्च को अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। जैसा कि मैंने बताया 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन यानी कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा कथन है, यह बड़ कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति की निगरानी करता है। तीसरा है, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। चौथा है, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो इन चारों कथनों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त जो 3 कथन है ये तो एकदम सत्य हैं, क्योंकि यह कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर, कोठगुंडेम और आसनसोल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो दोस्तों इसे कोयला और लिग्नाइट सांख्यिकी संबंधित सांख्यिकी प्राधिकरण बनाया गया है। तो ऐसे में यह उपरोक्त 3 कथन सत्य हैं, चौथा कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं करता है कि कोयला खनन कंपनियां अंतिम उपयोगकर्ताओं को निर्धारित समय में कोयला पहुंचाएं। ऐसे में चौथा असत्य, अतः उत्तर केवल ए होगा, यानी 1, 2 और 3। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे भूल जाने का अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगेटन। यह दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका यानी भूल जाने का अधिकार क्या है, भूल जाने का अधिकार सामग्री को हटाने या मिटाने का अधिकार क्या है, इससे संबंधित यह लेख है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय में 15 मार्च को एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें उसके भूल जाने के अधिकार को लागू करने के लिए जिसमें उसकी गलत गिरफ्तारी से संबंधित समाचार लेखों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को हटाना शामिल है। तो उनके खिलाफ मनगढ़ंत प्राथमिकी जिसके बारे में उनका दावा है, इससे उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों यह भूल जाने का अधिकार होता क्या है? यानी एक बार जब व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है, इंटरनेट, खोज, डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अधिकार है। तो गूगल स्पेन मामले में यूरोपीय संघ के न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में, यानी यह जो भूल जाने का अधिकार है इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 2014 में यह आया। उसके फैसले के बाद कह सकते हैं कि आरटीबीएफ का महत्व बढ़ गया। कब?
2014 के बाद से। और भारतीय संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ यानी 2017 में एक मामला था जिसमें आरटीबीएफ निजता के व्यापक अधिकार का एक हिस्सा था। तो दोस्तों आरटीबीएफ अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार से और आंशिक रूप से अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार से निकलता है। यानी अकेले रहने का अधिकार, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई समाज से अलग हो रहा है। यह एक अपेक्षा है कि समाज व्यक्ति द्वारा किए गए विकल्पों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों यह काफी चर्चित मुद्दा है, भूल जाने का अधिकार। यहां पर हमने दिया है कि ये क्या होता है और इस पर कानून क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43A कहती है कि जिन संगठनों के पास संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा है, ऐसे डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसी को गलत नुकसान या गलत लाभ होता है और वह प्रभावित व्यक्ति को नुकसान का भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। हालांकि आईटी अधिनियम 2021 में यह अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन वे नामित शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद गिल्डा बनाम भारत संघ और अन्य एक अभ्यास चिकित्सक जो कि एचआईवी एड्स के खिलाफ लड़ाई में विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पर भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जिसमें लापरवाही से मौत का कारण यानी धारा 304A शामिल है, धोखा देना 417 और लोक सेवक का रूप धारण करना धारा 170। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर यह सूचना आई हुई है। इसी तरह से दोस्तों जोरावर सिंह मुंडी बनाम भारत संघ में एक अमेरिकी नागरिक ने 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तो यह काफी चर्चा में आ गया है, भूल जाने का अधिकार। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसमें नीति यानी NITI इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।